हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रगति, विकास, तरक्की। ठीक है, तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेस क्या है? वो ये कि हम अपने आप को आज जिस लेवल पे देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हम अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं। सो ये जो आइडिया बेटा, दैट हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक हम डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। कैसे हमारी इच्छाएं, हमें क्या हम करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, और हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री अगर एक तरक्की, विकास, प्रगति की ओर बढ़ रही है तो वो कैसी होनी चाहिए आने वाले समय में। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे जो कि हमें इस चैप्टर में पुट किए गए हैं। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? यानी कि अगर हम इन सब चीज़ों पे गौर करें कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, हमारी ज़िंदगी क्या बेहतर हो सकती है, क्या हम इकट्ठे सब रह सकते हैं, क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी और ज़्यादा इक्वालिटी के साथ हम इस पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है ना बेटा, दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। यानी कि हम जब तरक्की के पथ पर चल पड़ते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, और तरीके ढूंढते हैं कि भाई हम कैसे इन गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये जो हमारे गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए हमें उसकी तरफ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट द अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो हम शुरुआत इस चैप्टर की इस चीज़ को समझ के करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। बाकी भी आगे वो कहते हैं, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। यानी कि आपके जो कुछ आंसर्स होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके जो आंसर्स हैं वो आपको आगे आगे अपनी हायर क्लासेस में, भले इकोनॉमिक्स करो, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में आप करो, तो आपको धीरे धीरे सब क्लैरिटी मिलती जाएगी। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। हमारी हिस्ट्री ही हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। मतलब अगर हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई जो हमारी हिस्ट्री थी वहीं से ही हम आए हैं, और आज अगर हम कुछ बने हैं तो हिस्ट्री में क्या क्या इन्वेंशंस हुई पास्ट में, और हमने उनको कितना इम्प्रोवाइज़ किया। ठीक है, तो आज हम अपनी ज़िंदगी उस डेवलप्ड रास्ते की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। तो भाई अगर हमने अपनी ज़िंदगी में एज अ कंट्री की अगर हम बात करें, पूरे नेशन अपनी इंडिया की बात करें, तो डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली ये जो दोनों प्रोसेस हैं जिसमें इक्वालिटी की बात की जाती है और हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, ये दोनों ऐसी होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको कि आप रियल लाइफ में अचीव कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? अगेन आपके दिमाग में ये सब आना चाहिए कि हमें क्या 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 चीज़ें रिक्वायर्ड है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो वहाँ हम कितनी डेवलपमेंट ला सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डेवलपमेंटल प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। तो भाई अब डेवलपमेंट आपको समझ आ गया। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या चीज़ बेटा? क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके अंदर आप कितनी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ बेटा, इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव होंगी, तरक्की की तरफ जाएगा देश, फाइनेंशियल स्टेटस ग्रो करेगा, कंट्री की पूरी जीडीपी ग्रो करेगी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलपमेंट को कवर करती हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट का बेटा क्या होता है ना कि हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट जो है ना वो एक डिफरेंट नोशन लेके आती है। अभी आपने ये टाइटल पढ़ा ना, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। ठीक है, अब डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं ना, सब लोगों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब उसको समझने के लिए हम आपके पास ये टेबल दिया हुआ बेटा बुक में, और टेबल में आपको 1 2 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लेट्स स्टडी दीज एग्जाम्पल्स फर्स्ट। ठीक है, अब कैटेगरी में दिया हुआ लैंडलेस रूरल लेबरर। रूरल हो गया बेटा जो ग्रामीण क्षेत्र का हो गया, एक मजदूर, एक मेहनती, एक काम करने वाला जो दिहाड़ी पे काम करता है। लैंडलेस यानी कि उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है। अब भाई उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे? वो तो यही चाहेगा ना कि मुझे ज़्यादा दिन काम के मिले, ज़्यादा बेटर वेजेस मैं कमा पाऊँ। देखो भाई, अब वो एक दिन का अगर 100 रुपया, 150 रुपया कमा रहा है, 200 रुपया कमा रहा है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि
आने वाले टाइम में मैं 300 रुपया या जो भी मतलब एक स्टैंडर्ड जो मुझे एक वेज मिलना चाहिए वो मैं अर्न कर पाऊँ। और सेकेंडली वो क्या एस्पायर कर रहा है, लोकल स्कूल विच इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक्सपेक्ट करता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे जो हैं वो अवेल कर सकें। एंड देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम द लीडर्स इन द विलेज। अरे भाई वो भी तो चाहेगा ना कि मैं कब तक किसी की ज़मीन पर एक मज़दूरों की तरह काम करूँ, एक स्लेव की तरह काम करूँ। मेरे साथ भेदभाव होता है, मुझे ऑब्वियसली वो सारे राइट्स नहीं मिलते जो एक ज़मींदार को मिलते हैं। मैं भी गांव का किसी दिन लीडर बनूँ, तो ये उसकी अपना एक नज़रिया है, एक उसका अपना पर्सपेक्टिव है जिससे उसने अपने डेवलपमेंटल गोल्स को हमारे सामने रखा। ठीक है, अब एक बात करें प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब का जो प्रॉस्परस फार्मर है यानी कि जो काफ़ी अच्छा कमा लेता है, जिसके पास लैंड एरिया काफ़ी अच्छा है, तो भाई उसके भी तो डेवलपमेंटल गोल्स रहेंगे ना। अब उसके गोल्स क्या हैं बेटा, ही एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट ना MSP मतलब ये आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है उस प्राइस पे किसानों से उनकी जो अनाज होता है, गेहूँ चावल जो भी वो उगाते हैं, ठीक है, वो उनसे ख़रीद लेती है। तो वो बोलते हैं कि भाई हमें हायर सपोर्ट प्राइसेस मिलें। हायर सपोर्ट प्राइसेस का मतलब है कि हायर इनकम होगी, ठीक है, और थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। और ऐसे लेबरर्स को अपने वो खेत पे अपने फार्म पे एम्प्लॉय कर सके जो बहुत मेहनती हों और कम पैसों पे उनके खेत पे वो काम कर सकें। ठीक है, एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अपने बच्चों को बाहर देशों में सेटल कर दें। आपने देखा होगा ना, पंजाब से तो बहुत लोग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रूरल सेक्टर से काफ़ी ऐसे आप फैमिलीज़ देखोगे जो अपने बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं, उसमें से 1 किला बेच दिया, 2 किले बेच दिए, पैसे आए बच्चों को, चलो जी बाहर सेटल कर देते हैं और ये लोग अपना वहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो जिएंगे। तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो तरक्की की ओर सोच रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अभी जो गर्ल्स होती है ना, उनका तो हमेशा से यही होता है सपना कि भाई हमें भी आज़ादी मिले। किस लेवल की, मतलब कि अपने भाइयों को जब वो देखती है ना कि भाई ये तो जा रहा है ना, अपना आराम से अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के शाम को 6, 7, 8 बजे तक घर आ रहा है, तो मुझे भी इतनी फ्रीडम मिले जितने मेरे ब्रदर को मिल रही है। ठीक है, ताकि वो भी वो सब कुछ कर सके, मतलब वो डिसीजन ले सके जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है। ठीक है, एंड शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड। वो भी चाहती है कि मैं बाहर जाऊँ, अपने घर से बाहर निकलूँ और बाहर जाकर जो नए नए एवेन्यूज़ हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उनको इस्तेमाल करके मैं भी अपनी करियर को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकूँ। ठीक है बेटा, अब ये जो बेटा आपको बाकी यहाँ पे खाली दिख रहे हैं ना, ये एज अ मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह से जो फार्मर्स हैं, रूरल वुमेन है, अर्बन अनएम्प्लॉयड है, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली या आदिवासी है, ये लोग अपने डेवलपमेंटल गोल्स को कैसे फोरसी करते हैं, इनका नज़रिया क्या है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है बेटा, आगे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी हमने ये सारा पढ़ लिया। अब ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स। भाई अब जो लोग अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो वो अपनी इच्छा अनुसार सोचेंगे ना। इन फैक्ट एट टाइम्स 2 persons और ग्रुप्स ऑफ पर्सनस में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे हमने इस टॉपिक को पढ़ा ना कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, तो वो जो गोल्स होते हैं ना बेटा वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे होंगे, अब देखो गर्ल है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसको फ्रीडम मिले, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले जैसे उसके ब्रदर को मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या ये चाहेगी कि भाई घर के अगर काम मैं कर सकती हूँ तो मेरा ब्रदर मेरे उन कामों में मेरा हाथ क्यों नहीं बटा सकता। हुआ ना, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। अब उसका ब्रदर है वो तो लाइक नहीं करेगा, भाई मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों काम करूँ, है ना, मम्मी करती है, दीदी करती है, मेरी बहन करती है, बस ठीक है वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मतलब आप एज अ पर्सन एंड इंडिविजुअल आप कुछ और चाहते हो और आप सामने वाले से भी कुछ और चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अब क्या होगा बेटा, सिमिलरली एक आपको और एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो बेटा, बिजली कहाँ से आती है, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो जितने भी हमने डैम्स, हमने हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें बना के दिए हैं, उन डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो 24 घंटे चलती रहती हैं। ठीक है,
तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो यही चाहेंगे ना कि ज़्यादा डैम्स हों, लेकिन बेटा डैम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो लैंड सारा का सारा सबमर्ज करना पड़ेगा। वो वेजिटेशन, वहाँ के रहने वाले लोग सारे के सारे वहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्प्लेस हो जाएंगे बेचारे। तो अपना घर जो है ना वो सब उनके हाथों से चला जाएगा। अब ट्राइबल्स ही होते हैं ना, वहाँ ऐसे एरिया में रहते होते हैं, तो ये क्या करेंगे बेटा, रिजेंट करेंगे, भैया ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे पास तो कोई रहने की जगह नहीं है, हमारा काम काज सब चला जाएगा। तो क्या चीज़ इससे हमें समझ में आती है, पहली क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, ये तो हमने ऊपर वाले टेबल में पढ़ लिया। अब दूसरी जो हमने इस पैराग्राफ में 2 एग्जाम्पल्स किए, एक तो गर्ल का और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट का। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स पढ़े ना बच्चों, इससे क्या पता लगता है बेटा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो क्या हुआ ना, इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो अपनी डेवलपमेंट कैसे देखी, उसने तो ये देखा कि भैया मेरे को तो डैम्स बन जाएंगे, जितनी बिजली आएगी, मेरी तो फैक्ट्री जो है, मेरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो चौबीसों घंटे में चला सकता हूँ उनको। ठीक है ना, अब उसने तो अपना नज़रिया अपने नज़रिए से ये बात को बहुत अप्रिशिएट किया, अभी मेरे लिए तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन बेचारे वो जो ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो तो अपना लाइवलीहुड, अपना घर वर सबसे हाथ धो बैठे, तो उनके लिए तो ये क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। तो एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट पॉजिटिव आउटकम लेके आती है, तो दूसरे इंसान के लिए वो एक नेगेटिव आउटकम लेके आती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमने डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स के बारे में बात करी। अब चलते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ, विच इज इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, तो इनकम, देखो इनकम तो भाई बहुत ज़रूरी है, पैसा तो आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई, चाहे वो लैंडलेस लेबरर हो, चाहे वो फार्मर हो जिसके पास खुद की ज़मीन है, चाहे कोई जॉब करने वाला, कोई बिजनेस करने वाला, सबको यही चाहता है कि मेरे पास एक रेगुलर काम आए और मैं अपनी इनकम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और जनरेट कर सकूँ, वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, सो व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, better wages, decent price for their crops और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। तो ये मतलब टोटलिटी में क्या चाहते हैं लोग चाहते हैं हमें भाई एक रेगुलर काम मिले, हमारी जॉब जो वो हमेशा पक्की परमानेंट जॉब हो, हमें बेटर वेजेस मिले, जो हम आज से कुछ साल पहले कमाते थे या कुछ महीने पहले कमाते थे, अब हमें और ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट मिले, हमें हमारी क्रॉप्स का एक सरकार डिसेंट प्राइस दे, हमें हमसे जब वो खरीदे तो एक अच्छे दाम पे खरीदे। ठीक है ना, तो दैट मीन्स वो क्या चाहते हैं, सब लोग इनकम चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहते हैं। अब भाई हमें टाइटल क्या दे रहा है कि इनकम के अलावा और भी कुछ गोल्स हैं। ठीक है, अब बिसाइड्स इनकम हम किस चीज़ की बात करने जाएंगे बेटा, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब भाई आप काम कर रहे हो ऐसी जगह पे, ठीक है, आपकी जॉब लग जाती है कहीं, लेकिन आपका जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही अपने हिसाब से डिसीजंस लेने की या कुछ सजेशंस देने की, एंड अगेन आपको रिस्पेक्ट नहीं करता वहाँ पे कोई, आपसे अच्छे से कोई बात नहीं करता। तो क्या होगा, आप इनकम तो ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन इन सब अगर हम एस्पेक्ट्स को देखें तो इसमें तो आप बिल्कुल ही नीचे चले गए हो, है ना, आपके साथ कोई इस तरह से व्यवहार ही नहीं कर रहा जैसा आप एक्सपेक्ट करके गए थे। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो, तो ऑब्वियसली आप इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या करोगे, रिजेंट करोगे, अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन शो करोगे, आप ऑब्वियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये बेटा ये सारे के सारे जो हमने ऊपर पढ़े ना, ये जो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। सो इनकम एंड अदर गोल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कुछ केसेस में क्या होता है ना, दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। आपको ज़िंदगी जीनी है तो सिर्फ ये नहीं कि आपको गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, है ना, उस घर में लग्जरीज चाहिए, आपको उसके अलावा भी और भी क्या चीज़ें चाहिए बच्चों, नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं जीने के लिए। अब बेटा नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स में क्या क्या आता है, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्रीडम, आपको आज़ादी चाहिए भाई, जहाँ मैं काम करूँ वहाँ पे मुझे काम करने की एक फ्रीडम मिले, मेरे डिसीजंस को एक्सेप्टेंस मिले, मेरा काम सिक्योर्ड हो, मुझे ये चिंता ना लगी रहे भाई आज मैंने नौकरी पे मुझे अपॉइंट किया गया तो कल को 6 महीने 8 महीने में मुझे बोलें कि नहीं भाई आप तुम तो जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ये वो जो भी कुछ रीज़न दे के, फिर मुझे इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए कि ही किसी तरह से
डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, रिस्पेक्ट। अगर आपकी डिग्निटी है तो आपको वहाँ पे काम करने में बहुत एक अच्छा गुड फील फैक्टर आता है, ठीक है। तो अब भाई मनी क्या है ना, मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें तो हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं ना, मतलब हर एक चीज़ मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आपको अच्छी अच्छी घर को सजाने के लिए आइटम्स चाहिए, आप सब खरीद सकते हो, जिस पे हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। बट अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कौन सी बच्चों, ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स यहाँ पे मैंने आपको बताई। अब देखो भाई, फ्रेंड्स हैं अगर आपके, अब आप इतना पैसा कमा लोगे, ठीक है, उस पैसा आपने कमा लिया, अब उसको इन्जॉय करना, आपने शेयर करनी है, अपनी खुशी बांटनी है। अब खुशी बांटने के लिए आपके पास दोस्त ही नहीं है, आपकी फ्रेंडशिप को लेकर कोई आपके पास ऐसा कोई अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप उस इनकम का करोगे क्या, कैसे एंजॉय करोगे, कैसे शेयर करोगे, है ना। आपके साथ ज़िंदगी में कितनी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक सपोर्ट सिस्टम लेके चलते हैं वो आपके ज़िंदगी में। तो सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स। अब आप फ्रेंडशिप को माप तो नहीं ना कर सकते कि भाई मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं तो मैं तो इतना वो हूँ, है ना। आप माप तोल नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक संतुष्टि देती हैं, एक आपको तसल्ली देती हैं। एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको लगता है कि भाई मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, जो मेरे साथ मेरे सुख और दुख में खड़े हैं, मेरे जॉयज़ एंड सॉरोज़ को शेयर करने के लिए वो हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं भाई पैसा कमाने में, है ना, हमारा ध्यान तो सारा इनकम की ओर है। बट इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप फ्रेंडशिप को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने रिश्तों को मेजर नहीं कर सकते, तो भाई इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट ना हुए, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा ये कहना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी है बेटा, क्या कहते हैं वो, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर आपकी कहीं नौकरी लग जाती है, तो जब आप एक्सेप्ट करोगे उससे पहले आप कितनी चीज़ें कंसिडर करोगे ना। देखो अपार्ट फ्रॉम इनकम, यानी कि इनकम ही अकेला सब कुछ नहीं है बच्चों, इनकम के अलावा आप और भी चीज़ें कंसिडर करोगे, जैसे कि आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्या वहाँ पर आसपास मार्केट एरिया है, स्कूल नियर बाय है, सब कुछ है या नहीं है, वर्किंग एटमॉस्फेयर यानी कि जहाँ पे आपको नौकरी मिली है वहाँ का माहौल कैसा है काम करने का, क्या आप वहाँ पे कुछ सीख पाओगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लर्न करने के लिए, ठीक है भैया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अब एक जॉब है जो आपको लेस पे कर रही है, ठीक है, अब आपको जो सैलरी है भाई वो कम मिल रही है, लेकिन आपको उसके साथ अदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, एक भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है कि भैया मेरी तो जॉब जो है वो बिल्कुल क्या है, सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर है। उससे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई ना, आपके दिमाग में ये तसल्ली है कि भाई अब मैं यहाँ चला गया, अब आने वाले 20-25 साल मेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनदर जॉब है बेटा, अब उसमें क्या है भाई, आपको बहुत हाई पे दे रहे हैं भाई, मतलब आपने जितनी सोची भी नहीं उससे कहीं ज़्यादा मिल रही है, लेकिन क्या है बच्चे, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो लीव बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, यानी कि आपको अपनी इस फैमिली के साथ समय बिताने के लिए वो एक कहते हैं ना रिलैक्सिंग मोमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ भाई, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी ख़त्म हो गई और आपकी फ्रीडम भी ख़त्म हो गई। अब बच्चों आप मुझे बताओ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, आप कौन सी जॉब एक्सेप्ट करोगे बेटा, पहले केस वाली या ये सेकंड केस वाली, दोनों में से कौन सी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। वैसे तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि कौन सी है, बट चलो फिर भी हम कमेंट सेक्शन में एक डिस्कशन करेंगे, देखते हैं बच्चों का क्या ओपिनियन आता है, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि हम अगर सिर्फ इनकम को कंसिडर करें तो भैया हमारे लिए इनकम तो डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया है, बट होली सोली इकलौता क्राइटेरिया नहीं है। हम इनकम के अलावा बहुत कुछ देखते हैं, हम देखते हैं सिक्योरिटी कितनी है भैया हमारे जॉब की,
हमें वहाँ पे फ्रीडम कितनी मिल रही है, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं, हमें इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है या नहीं, हमारी फैमिली को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, ठीक है ना। तो हम मिक्स ऑफ गोल्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ अ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, यानी कि अगर औरतें कमाती हैं, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, यानी कि जो उनकी रिस्पेक्ट है वो घर में और बाहर समाज में बढ़ जाती है। However, it is also the case if there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women outside. अब बच्चों क्या होगा, अगर औरतों को काम मिलता है, वो पैसे कमाती हैं, तो घर में भी उनकी इज्जत बढ़ती है, समाज में भी बढ़ती है। और अगर ऐसा केस है तो वुमेन की जो रिस्पेक्ट है बेटा, वो घर में किस तरह से उसको जो घर का काम खुद ही करना पड़ता था, आज वो काम मिल बांट के घर के मेंबर्स उसके साथ शेयर करते हैं उसका हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। और उसको समाज में भी एक्सेप्टेंस मिलती है, एक्सेप्ट किया जाता है ना। तभी तो औरतें बढ़ चढ़ के बाहर स्टेप कर रही हैं अपने घरों से, ताकि वो भी अर्न कर सकें, वो भी डिग्निटी के साथ एक जगह काम करके अपने सैलरी अर्न कर सकें। तो वो एक रिस्पेक्ट और एक अपनी कहते हैं ना फ्रीडम मिल जाती है उनको, एक इंडिपेंडेंस लगती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लगती है। तो भैया उनको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अगर मिलेगा तो दैट इज़ गोइंग टू अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। अब अगर आपको सेफ्टी है, आपकी सिक्योरिटी है, जॉब आपको लगता है कि भई अब मेरे लिए तो यहाँ पे जाना आना सब सेफ़ है, मैं घर से जा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, सो दैट मीन्स यू आर ईजी टू रन अ बिजनेस और यू आर ईजी टू टेक अप एनी वैरायटी ऑफ जॉब, ठीक है। तो भाई हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट दी अदर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। ये सब चीज़ें भी उतनी ही मायने रखती हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, वो है नेशनल डेवलपमेंट। अब बेटा नेशनल डेवलपमेंट क्या होगी, अभी तक तो हमने पढ़ा इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका चैप्टर है ना बेटा डेवलपमेंट, ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो हमने पढ़ा अभी तक इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो दूसरी कैटेगरी अब हम पढ़ रहे हैं ये है नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि नेशन के स्तर पे एक आपकी कंट्री, एक आपके पूरे जो नेशन है उसको डेवलप हमने कैसे करना है, ठीक है। मतलब इट इज़ एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। अगर सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी नेशन क्या करेगी बच्चों, तरक्की करेगी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं बेटा इसमें क्या दिया हुआ है। If as we have seen above individuals seek different goals, ठीक है। तो उनका जो नोशन होगा बेटा नेशनल डेवलपमेंट को लेके वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब भाई मैं बोलती हूँ कि एज अ टीचर मुझे तो चाहिए भी एडुकेशन को लेके ना सरकार बहुत अलग अलग पॉलिसीज़ बनाए, कुछ अच्छे ठोस कदम उठाए, है ना। तो मेरे लिए जो डेवलपमेंट है ना कंट्री की वो एडुकेशन, मैंने अपने लिए तो भाई एडुकेशन चुन लिया। मेरे लिए तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई इसके ऊपर जो है ना सरकार को काम करना चाहिए। अब आप में से कोई बोलेगा कि मैम एडुकेशन अकेला थोड़ा ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमें पावर्टी को लेके भी काम करना चाहिए, गरीबी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। कुछ बोलेंगे बच्चे बोलेंगे मैम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का काम करो। कुछ बोलेंगे मैम इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है ना। हमने एजुकेशन की बात करी तो हमने पॉलिसीज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, इम्प्रूव करना। अब हमारी जनता बहुत ज़्यादा अनपढ़ है, उसको इलिटरेट करना। कोई बोले गरीबी हटाओ, कोई बोले नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो सबके पर्सपेक्टिव से देखें तो सबका अलग अलग नोशन होता है बेटा नेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है। That means people might look at different things for national development, ठीक है, as we have just discussed with these examples. Now most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। So it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. अभी देखो भाई, अगर आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट किसी दूसरे इंसान के इंडिविजुअल डेवलपमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, जैसे उस लड़की के अपने भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी कि वो चाहती थी कि मुझे भी आज़ादी मिले, मुझे भी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो मेरे ब्रदर को मिल रही है, और साथ के साथ वो घर का काम भी करे। तो वो भाई बोलता मैं तो नहीं करूँगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो ऐसे ही नेशन की अगर हम कंट्री की
डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर भी लोगों की अलग अलग परसेप्शंस हो सकती हैं और वो अलग अलग परसेप्शंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो आगे चलें बेटा। अच्छा, ये छोटा सा ना आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, ये आपके एज अ छोटी सी केस स्टडी कह सकते हो या फिर एज एन एमसीक्यू में आ सकता है। तो बच्चों इसको इग्नोर नहीं करना, सिंस हमने हर एक लाइन को, हर एक बॉक्स को, हर एक एक कंटेंट को अच्छे से स्टडी करना है, तो इसको भी समझ लेते हैं। सो लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। वॉट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया। तो भाई इसके रिगार्डिंग ना एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अब वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या आया, अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। देखो आपने नोट किया होगा ना, जब कभी आप ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कूड़ा करकट सब ओपन एरियाज में ऐसे लोगों ने डंप करके रखा होता है कि भाई ये ज़मीन हमारी थोड़ा ना चलने दो, यहाँ कूड़ा फेंको, यहाँ गार्बेज के ये सब चीज़ें फेंकते रहो। एक तो स्मेल ही कितना हो जाता है, कितनी गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है वहाँ से, है ना। और वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों को आप सोचो कितनी तकलीफ होती है। थोड़ा ना हम सोचते हैं, हम तो अपना काम करके निकल गए, हमने तो अपना घर साफ़ कर लिया। हमारी डेवलपमेंट क्या है, हमने अपने बारे में सोचा, अपना घर साफ़ किया और गंदगी हमने कहीं और फेंक दी। तो ऐसे ही एक वेसल ने क्या किया बेटा, 500 टन का एक लिक्विड, एक वेसल ने क्या किया बेटा, एक वेसल के अंदर ना 500 टन का लिक्विड वेस्ट था, ठीक है, टॉक्सिक, वो भी बहुत जहरीला, ठीक है। उसने ओपन एयर में ना ऐसे सिटी के इस एरिया में जाके, जहाँ बिल्कुल ओपन थी जगह, वहाँ पे जाके उसको डंप कर दिया। आसपास सी पड़ता था। अब ऐसा केस कौन सी जगह पे हुआ बेटा, अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में एक जगह है एबिजान, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे सारा टॉक्सिक वेस्ट पड़ा है। अब उस टॉक्सिक वेस्ट में से धीरे धीरे करके ना फ्यूम्स निकलनी शुरू हो गई, यानी कि जैसे कहते हैं ना वो गैसेस रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, अब आसपास लोग रहते थे, अब उनको उस टॉक्सिक वेस्ट की जो फ्यूम्स थी उससे प्रॉब्लम होने लग गई। क्या प्रॉब्लम्स आई, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग, स्किन पे रैशेज आ गए, कुछ लोग तो बेहोशी हो गए, फेंट हो गए, कईयों को डायरिया हो गया। डायरिया यानी कि आपका पेट खराब हो गया। तो क्या हुआ बच्चे, ऐसे चलते चलते 1 महीने के बाद क्या रिपोर्ट दी उन्होंने न्यूज़पेपर ने कि 7 persons वर डेड and 20 were hospitalized and 26,000 treated for symptoms of poisoning. Can you imagine the level of this dumping of the waste by a certain vessel? कि उस वेसल ने तो जितना उसमें वेस्ट था उसको कर दिया एक जगह डंप, ये बगैर सोचे कि वहाँ के रहने वाले लोगों पे उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ के लोगों की हेल्थ इश्यूज कितने बढ़ सकते हैं, ये नहीं ना सोचा। तो इसके लिए डेवलपमेंट क्या थी कि भाई मेरा तो वेस्ट जो है वो तो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डंप कर दिया, ठीक है, मेरा तो काम खत्म। लेकिन व्हाट कुड बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर, एंड दैट इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो भाई जो मल्टीनेशनल कंपनी थी ना, जो पेट्रोलियम एंड मेटल्स में डील करती थी, उसने एक लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, भाई हमारा इतना जो वेस्ट है ना इस पेट्रोलियम मेटल वाली कंपनी से जनरेट हुआ है, 500 टन का टॉक्सिक वेस्ट जनरेट हुआ है, तो आप देखो आपने कहाँ उसको डंप करना है। अब भाई उनको तो पैसे मिल गए, उनका तो काम हो गया, उनके लिए तो डेवलपमेंट है कि इनकम आ गई, हमारे को जनरेट हो गई है, अब हम जहाँ मर्जी इसको डंप करें। अब उसके आसपास रहने वालों के लोगों के बारे में नहीं ना सोचा। तो ये बेटा एक आपको एग्जाम्पल, आप अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ कैन डेवलपमेंट बी कन्फ्लिक्टिंग for different people, then you can give this example, और इसको आप ऐसे explain करके आओगे तो it's going to give a very good support to your answer, to your question, ठीक है। अब भाई आगे चलते हैं। how to compare different countries और states। देखो अभी हमने अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट्स, ठीक है, उनको देख रहे हैं कि डेवलपमेंट उनको कैसे कंपेयर, उनके डेवलपमेंट जो लेवल्स हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई कंट्री इस लेवल पे बैठी है, कोई इस लेवल पे बैठी है, तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स को, हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई कंट्री इस लेवल पे बैठी है तो इस लेवल पे कैसे बैठी है, ठीक है। So you might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and others underdeveloped? ठीक है, अब इसके ऊपर पहुंचे तो let us consider another question. सॉरी बच्चों।
When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? देखो जब आप कुछ चीज़ें कंपेयर करते हो ना तो आपको लगता है भाई यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी आ रही हैं लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, है ना? तो फिर हम ऐसा कौन सा एस्पेक्ट लें जिससे कि हम उनको कंपैरिजन कर सकें. अब आपके क्लास के अंदर ही बच्चे होते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हाउ वुड यू कंपेयर देम? ठीक है, अब आप क्या करोगे, उनके हाइट के पैरामीटर्स ले सकते हो कि भैया हाइट अलग अलग है तो हाइट के कंपैरिजन कर लेते हैं. आप हेल्थ स्टेटस ले सकते हो, कोई पतला है, कोई वीक है, कोई अंडर नरिश्ड है, कोई ओबीज है ना. आप टैलेंट्स और इंटरेस्ट देख सकते हो, ठीक है, उस कैपेबिलिटीज़ पे आप उनको कंपेयर कर सकते हो. अब हेल्थियर स्टूडेंट जो होगा, ज़रूरी तो नहीं कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होगा. अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो उतना ही फ्रेंडली होगा. तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करें? तो क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. अब आपको कोई स्पोर्ट्स की टीम यूज़ करनी है तो आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा. आपके जो पैरामीटर्स होंगे उस स्पोर्ट्स टीम को सेलेक्ट करने के लिए वो फिटनेस के ऊपर जाएंगे, स्टैमिना पे जाएंगे. ठीक है, डिबेट टीम को चूज़ करना है तो उसके ओरेटिंग स्किल्स, उसके जो बोलने के जो उसके स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं. म्यूज़िक टीम उसी तरह से, आपने अगर एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है उसकी टीम को अगर आपने चूज़ करना है तो सबका बेटा अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है. ठीक है, तो आगे अगर चले बच्चे, वो क्या बोलते हैं कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. तो भैया हम एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, या तो हम फ्रेंडलीनेस ले लेंगे, ठीक है, या हम क्रिएटिविटी ले लेंगे, या हम कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उस बच्चे ने एग्जाम में, एक हम एस्पेक्ट ले लेते हैं. किसके लिए बेटा? कंपैरिजन करने के लिए. ठीक है, तो हमें मतलब एक एस्पेक्ट यानी कि वन एस्पेक्ट को कंसिडर करके कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कैसे कैसे अलग अलग बच्चे उस क्लास में कौन कौन से कैटेगरी में खरे उतरते हैं. ठीक है भाई, ये बच्चे पहले 10 में आएंगे, ये बच्चे बीच वाले 10 में आएंगे, ये बच्चे निचले 10 में आएंगे. ठीक है, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर द डेवलपमेंट एज वेल. अब आपको कंट्रीज़ को कंपेयर करना है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो भैया हमने डेवलपमेंट के लिए क्या किया, एक एस्पेक्ट कंसिडर किया, और वो क्या कंसिडर किया? इनकम को कंसिडर किया. ठीक है, तो हमने इनकम देखनी है अलग अलग कंट्रीज़ की कि कितनी कितनी इनकम पर कैपिटा जनरेट हो रही है. बेटा पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन कितनी इनकम जनरेट हो रही है. ठीक है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विद लेस इनकम, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. अब भाई कंट्रीज़ जिनकी ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होएंगी, जिनकी कम इनकम है वो कम डेवलप्ड होएंगी. अब ज़्यादा इनकम का मतलब क्या है कि भैया जो हमें ज़रूरत की चीज़ें, हम बड़े आराम से वो ज़रूरत की चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं. ठीक है, वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे आर एबल टू गेट विद अ ग्रेटर इनकम. आपके पास पैसा है, जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हो. तो ग्रेटर इनकम क्या है बेटा? एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपैरिजन करने के लिए. नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री? अब कंट्री की इनकम को कैसे मापा जा सकता है? इनकम ऑफ द कंट्री क्या कहलाएगी बेटा? इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. तो ये बन जाती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री मतलब क्या हुआ कि कितने जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले वो कितना पैसा कमा रहे हैं. ठीक है, अब देखो, अब रहने वाले लोग तो बहुत हैं लेकिन उसमें बच्चे भी होते हैं, ठीक है, और बुज़ुर्ग भी होते हैं अबव 60, है ना, और मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. तो ये जो टोटल इनकम का बेटा जो एस्पेक्ट है, जो क्राइटेरिया हमने चूज़ किया है ना कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, इट्स नॉट अ यूज़फुल मेजर, है ना. ये हमें ये तो नहीं ना बताएगा कि भाई अब टोटल इनकम अगर हम देखते हैं कंट्री की, तो कंट्री की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें से कमाने वाले तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं. तो हम कैसे बता दें कि इस कंट्री की इनकम इतनी ज़्यादा है तो भाई ये इतनी डेवलप्ड है, इस कंट्री की इनकम इतनी है तो ये लेस डेवलप्ड है. ठीक है, तो कंट्रीज़ की ना बेटा पॉपुलेशन जो होती है वो अलग अलग होती है. एंड कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न. ठीक है ना, आपको नहीं ना ये समझ में आएगा कि पॉपुलेशन, अब देखो किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे आपने
पावर शेयरिंग में पढ़ा कि बेल्जियम कंट्री की जो पॉपुलेशन थी तो वो हरियाणा से भी कम, मतलब 1 करोड़ के आसपास थी, है ना। अब वहाँ के लोगों की, रहने वाले जो वहाँ के लोग हैं वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितना कमा पा रहे हैं, ये तो उस कंट्री के साथ अगर आप बाकियों को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। तो भैया टोटल इनकम तो नहीं ना हम ऐसे बता सकते, हमारे लिए एक अलग फैक्टर कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जिससे कि हम ये बता पाएँ कि कंट्रीज़ को अगर हमने कंपेयर करना है तो एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो कि आपस में उनका कंपैरिजन एक कॉमन लेवल पे कर सके बेटा। तो वो है एवरेज इनकम। तो बेटा एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम होती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, कि भैया इस कंट्री में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग हैं और वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है बेटा? आपकी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को बेटा क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम। तो पर पर्सन इनकम हो, एवरेज इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, उसको आपने किससे शो करना है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो मैथ्स आ गई है, तो कोई बात नहीं, ये छोटी चीज़ें तो अभी आपको और भी यहाँ पे आगे भी आप अगले टॉपिक में भी स्टडी करोगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि हमें टोटल इनकम पता लग जाए और साथ ही साथ हमें ये भी पता लग जाए कि भैया उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो उससे हम निकाल लेंगे एवरेज इनकम। ठीक है। अब एवरेज इनकम जो थी ना बेटा, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। अब डेवलपमेंट जो थी ना बेटा कंट्रीज़ की, उसको क्लासिफाई किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने किया। वर्ल्ड बैंक क्या करता था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स निकालता है। ठीक है। अब ये क्राइटेरिया उसने यूज़ किया कंट्रीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है। अब बेटा ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये नंबर्स हो सकता है बहुत पुराने हैं, ये 2019 के नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता लग जाएंगे। तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि जो कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई की, वो किस लेवल पे करी बेटा? कि अगर भैया वो कंट्री का $63,400 पर एनम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम उसकी इतनी है, ठीक है, एंड अबव इन 2023, तो ये हाई इनकम आ जाती है। अच्छा सच मैंने तो देखा नहीं बच्चों, सॉरी, ये 2023 का ही डेटा दिया हुआ है। ठीक है। कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं तो उनमें 2019 का डेटा है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कैटेगरीज कंसिडर करी फॉर क्लासिफाइंग द कंट्रीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज डेवलप्ड होगी या लो इनकम होगी या लो मिडल इनकम होगी। तो जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम बेटा $63,400 पर एनम है, तो वो कंट्री कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है हाई इनकम या रिच कंट्री। ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की पर कैपिटा इनकम कितनी है? अगर $2400 है, ठीक है, या उससे कम है, तो ऐसी कंट्रीज़ क्या कहलाती हैं बेटा? लो इनकम कंट्रीज़। अब इंडिया ना तो इसमें आती है और ना ही इसमें आती है। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आती है बेटा? इंडिया आती है लो मिडल इनकम के अंदर। लो मिडल इनकम मतलब वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है बच्चों? $10,030 पर एनम। ओहो, ठीक है, 10,030 पर एनम। तो भैया ये जो आगे दिया हुआ है ना, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ बाहर कर दो तो बाकी जितनी रिच कंट्रीज़ है ना, या उससे और थोड़ी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी कौन सी कंट्रीज़ किस कैटेगरी में आती हैं? वो आती हैं डेवलप्ड कैटेगरीज़ में। तो आपके पास यहाँ पे एक है हाई इनकम कंट्रीज़, एक है लो इनकम कंट्रीज़, एक है लो मिडल इनकम कंट्रीज़ और एक है डेवलप्ड कंट्रीज़। तो भाई इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडिया आता है लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में। ठीक है। ये रिपोर्ट कौन सी है बच्चों? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और कौन इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकालता है? वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को निकालता है। और कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है बच्चों? पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूज करता है। ठीक है बेटा। इससे हमें अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग डेवलप्ड स्टेटस पता लगते हैं कि कौन सी डेवलपिंग है, कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी हाईली डेवलप्ड है। ठीक है। तो इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है और वो लो मिडल इनकम कैटेगरी में आती है। अब बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन इससे जुड़ी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस की बात करूं तो ये जो आपने पर कैपिटा इनकम पढ़ा ना बेटा, ये हमें ये नहीं बताता कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि यानी कि जो इनकम है बच्चों वो हर एक
हर एक जो रेजिडेंट है उस कंट्री का, जो सिटीज़न है उस कंट्री का, वो कितना कमा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं बता पाता ये। और सेकंड जो है ना बेटा, इट इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, एडुकेशन को इसने नहीं कंसिडर किया, ठीक है ना, हेल्थ को कंसिडर नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो बच्चों ये जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी ना पर कैपिटा इनकम की, ये सिर्फ हमें ये बता रही है कि जो कंट्री है ना वो किस लेवल तक डेवलप हो चुकी है, ठीक है, या डेवलप हो रही है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या कहती हैं बेटा, वो कहती हैं कि भाई हमें वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स की इंडिविजुअल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कि एक एक इंसान कितना कितना कमा पा रहा है, और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। ये एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, यू नो, इफ़ वी नीड टू असेस और मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस बेटा आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। ये देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चों एवरेज इनकम का। देखो आपको ना यहाँ पे दो कंट्रीज़ दी हुई हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। अब इस डेटा के हिसाब से आप इस टेबल के अंदर अगर एवरेज इनकम काउंट करो ना यहाँ पे दोनों की, तो एवरेज इनकम बेटा कितनी आती है। एवरेज इनकम आप लगा लो 9500, 10,500, 98, 10,000 हो गया, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 50,000 एवरेज इनकम, ठीक है। आप जोड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा 50,000 आ रहा है। अब जो कंट्री बी है बेटा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, यहाँ पे एक सिटीजन को मारा है 500, उन्होंने 5 की यू नो 5 लोगों का कंपैरिजन किया हुआ है, राइट, कि 5 लोग कंट्री ए में कितना कमा रहे हैं और 5 लोग बी में कितना कमा रहे हैं। तो 5 लोग बेटा कंट्री ए में तो ऑलमोस्ट एट पार कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, किसी का 500 किसी का 200 है ना, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। तो एवरेज इनकी 50,000 निकल रही है। अब इस कंट्री की इनकम देखो बेटा, एक बेचारा अकेला, सॉरी बेचारा तो नहीं मैं बोलूँगी इसको, ये 4 बेचारे हैं जो 500 रुपया कमा रहे हैं, और एक है जो अकेला ही 48,000 अर्न कर रहा है। 48, 49, 50, तो भैया इसकी भी कितनी इनकम होगी, टोटल 50,000। अब एवरेज इनकम जो कि हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में कवर किया, तो हमने क्या देखा कि एवरेज इनकम क्राइटेरिया हमने किस लिए यूज़ किया, अलग अलग कंट्रीज़ के डेवलप्ड स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए। अब आप इस एग्जाम्पल से बताओ, क्या ये एवरेज इनकम क्राइटेरिया इनफ है अगर हम दो कंट्रीज़ के बीच का कंपैरिजन करना चाहते हैं? नहीं इनफ ना बेटा। ये अकेला कहते हैं ना, वो टाटा बिरला अंबानी वाला हिसाब हो गया कि भैया मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एवरेज इनकम इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि सारी कंट्रीज़ को अगर हमने कंपेयर करना है तो बच्चों एवरेज इनकम एक इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें और किन क्राइटेरियाज़ की तरफ जाना है वो हम पढ़ेंगे अब आगे सेक्शन में, ठीक है। अब अगला सेक्शन बेटा क्या बताता है हमें, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें बेटा, अभी हमने पहले भी पढ़ा, इनकम एंड अदर गोल्स वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था कि इनकम के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए। वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स लाइक सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ठीक है। ये सब माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ इनकम ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जो बाकी क्राइटेरियाज हमने समझे हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सो व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन वी में बिसाइड्स एवरेज इनकम, यानी कि एवरेज इनकम के अलावा हमें और भी एट्रीब्यूट्स को देखना पड़ेगा, और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे ना आपको 3 स्टेट्स दी गई हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब पर कैपिटा इनकम हरियाणा की कितनी है बच्चों, 2,64,729। केरला की कितनी है, लगभग पास ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 2,34,405। एंड बिहार की तो बहुत ही कम है, 47,498। तो क्या आप इस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे इन 3 स्टेट्स को एवरेज इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन सी ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कम डेवलप्ड है? अभी हमने पढ़ा कि एवरेज इनकम ये डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो भैया ऐसे और कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर अगर हम गौर करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू कंपेयर द कंट्रीज़। तो ये कंपेरेटिव डेटा दिया हुआ बेटा आपको इस टेबल में,
इन्हीं तीनों स्टेट्स का दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम था वो नंबर 1 पे था, केरला का नंबर 2 पे था और बिहार का नंबर 3 पे था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्राइटेरियाज लिए हैं, कौन से एस्पेक्ट लिए हैं? एक लिया बच्चा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एक लिया लिटरेसी रेट, एक लिया नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इस डेटा को स्टडी करने से पहले बेटा इन तीनों डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। ये देखो नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आईएमआर क्या होता है बेटा? जैसे अब मान लो बच्चे पैदा होते हैं किसी भी एरिया में, तो जो 1000 बच्चा एक जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया में पैदा हो रहा है, उसमें से कितने बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले मर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज आईएमआर। आई मीन द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल पूरा होने से पहले 1000 लाइव चिल्ड्रन में से वो कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, दैट इज नोन एज आईएमआर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लिटरेसी रेट, यानी कि एक ये आपका एजुकेशन इंडिकेटर है। दिस इज योर एजुकेशन इंडिकेटर और पैरामीटर। ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है बेटा, ये आपका हेल्थ इंडिकेटर है, यानी कि हेल्थ का पैरामीटर है, ठीक है। अब लिटरेसी रेट क्या कहता है कि इट इज़ गोइंग टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन? जो 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप में फॉल करती है, ठीक है। तो जितने बच्चे 7 और 7 साल से ऊपर हैं, दे आर गोइंग टू टेल अस द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। या एक पर्टिकुलर स्टेट में हमें पता लग जाएगा कि कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं या कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो 7 और 7 साल से ऊपर हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, जो स्कूल अटेंड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है बच्चों नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी बेटा हेल्थ इंडिकेटर है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटा, एडुकेशन इंडिकेटर है ये, ठीक है। अब ये एडुकेशन इंडिकेटर कैसे है बच्चों? देखो ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 15 to 17 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। अब इस एज ग्रुप में कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कितने घर बैठे हैं। जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं बच्चों, उनसे हमें समझ में आती है कि नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है, ठीक है। अब आईएमआर देखें बेटा, आईएमआर हरियाणा का क्या है 28। अगर तीनों स्टेट्स का कंपेयर करें तो हरियाणा का आईएमआर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है। केरला का आईएमआर देखें तो स्टिल ये आपका नंबर 1 पे आएगा, हालांकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये नंबर 2 पे है, लेकिन अगर आईएमआर अगर हम यूज़ करते हैं क्राइटेरिया कंपैरिजन का तो नंबर 1 पे आता है। अब बिहार की बात करें तो वो हरियाणा से भी हल्की सी उसकी आईएमआर कम है, यानी कि वो नंबर 2 पे आता है और हरियाणा नंबर 3 पे आता है। तो बच्चों पर कैपिटा इनकम से तो यहाँ पे हमें कुछ और ही पिक्चर समझ में आ रही है, लेकिन अगर हम ये वाले पैरामीटर्स देखते हैं तो इससे हमें कुछ और समझ में आता है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट की बात करें तो बेटा केरला में अगेन लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। दिस इज़ द ओनली स्टेट इन योर कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा 94% लिटरेसी रेट जो है वो अचीव कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर 2 पे देखें तो बेटा यहाँ नंबर 2 पे आती है हरियाणा एंड नंबर 3 पे आती है आपकी बिहार। बिहार में अनएजुकेटेड लोग काफ़ी होते हैं बच्चों। नेट अटेंडेंस रेशियो फिर से वापस केरला नंबर 1, यानी कि हमारा विनर क्या हुआ केरला। उसके बाद नंबर 2 पे हरियाणा एंड नंबर 3 पे बिहार। तो बेटा ये जो NSSO था ना, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये अपनी रिपोर्ट दी थी कि एवरेज इनकम जो है ना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू कंपेयर, but there are other criterias as well to compare the developmental status of a particular state or a country, ठीक है। वो कौन कौन से हैं बेटा? लिटरेसी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ये इंडिकेटर्स हमें क्लियर पिक्चर देते हैं कि कितनी डेवलप्ड हो चुकी है एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अभी इसके अलावा बच्चों और भी 1 या 2 मैं आपको और भी बताऊंगी जो
क्राइटेरियाज हैं जिससे कि हम एसेस कर सकते हैं एक रियल डेवलपमेंट। ये 3 तो हमने पढ़ लिया ना बेटा, अब आगे चल के आपको और भी समझाती हूँ। तो भैया यहाँ पे उन्होंने बच्चा ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है ना उसको एक बारी पढ़ लेते हैं, क्या बता रहे हैं वो। Now what does this table show? The first column of the table shows that in Kerala out of 1,000 children born 6 died before completing 1 year। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 बच्चे मरे, कितने में से बेटा 1000 में से 6 की डेथ हो गई। लेकिन हरियाणा की देखें तो कितने बच्चे थे, 28 they died before reaching the age of 1 year, which is nearly how many times the death rate in Kerala? 3 times, 3 गुना ज़्यादा है हरियाणा में IMR का रेट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो है वो केरला से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको पता है ना, हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, आप कितने प्यारे हो, कितने अनमोल हो अपने माँ बाप के लिए। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हेन यू थिंक ऑफ इट तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं ना। ट्राई टू थिंक ऑफ द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दैट इवन बिफोर इवन दे कुड सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। कितना पेनफुल होता है ना माँ बाप के लिए, मतलब आपको ज़रा सी खरोंच भी आती है तो भी माँ बाप के दिल को ना ऐसे वो चोट लगती है ना, वो बेचारे इतने दुखी हो जाते हैं। आप बुखार आता है, आपको कुछ भी तकलीफ होती है, तो सोचो ऐसे माँ बाप का जिनके बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है। इट्स वेरी पेनफुल फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा आगे क्या है बेटा, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स एंड दिस वाज ड्यूरिंग 2018। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द ओल्ड टाइम्स, हम बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम की बात नहीं कर रहे, हम अभी कुछ 6-7 साल पुरानी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इट इज़ 70 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज़ आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। ठीक है, हम आज के प्रेजेंट मॉडर्न सिनारियो की बात करें जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। ठीक है, प्रोग्रेस हो गई है, तरक्की हो गई है, लेकिन जो प्रॉब्लम है बेटा वो यहाँ पे एंड नहीं करती। इट डज़ नॉट एंड विद IMR। ये जो आपने लास्ट कॉलम देखा ना टेबल 1.4 का, ये वाला बच्चों लास्ट कॉलम नेट अटेंडेंस रेशियो का। ठीक है, अब ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या बताती है, 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 15 to 17 years इन बिहार दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। सेकेंडरी क्लासेस होती है ना आपकी 10th के बाद +1 +2, वो बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या कर रही है बच्चों, वहाँ पे ड्रॉप कर रही है। दिस मीन्स कि अगर आप स्कूल गए बिहार में, if you went to school in Bihar, nearly 1/3 of your class friends would be missing। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो बिहार में और आप वहाँ जाते हो तो आपकी क्लासरूम के अंदर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर क्लासमेट्स दे आर नॉट देयर, वो एब्सेंट रहते हैं, वो आते ही नहीं हैं स्कूल अटेंड करने। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, जिनको होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, यू वुड बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ। बच्चों आप पढ़ सकते, जो आज आप पढ़ रहे हो इस किताब में, एक एक चीज़, एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है। आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, आपको उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करना, समझना, वो क्या आप कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो इसलिए ये जो पैरामीटर्स हैं बेटा IMR। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, लिटरेसी रेट। ठीक है, और तीसरा क्या बेटा, नेट अटेंडेंस रेशियो। भाई ये 3 पैरामीटर्स, 3 इंडिकेटर्स एक कंट्री या एक स्टेट की डेवलपमेंट को एसेस करने में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अकेला एवरेज इनकम क्राइटेरिया अकेला इम्पॉर्टेंट नहीं है, इन सबको इकट्ठे कंसिडर करो तो रियल डेवलपमेंट का पता लगता है। ये इंडिकेटर्स क्लियर पिक्चर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। अब भाई हमने किस किस चीज़ की बात कर ली, पहले हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करी। ठीक है, फिर हमने बात करी नेशनल डेवलपमेंट की, फिर हमने बात करी बेटा इनकम एंड अदर गोल्स की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात करी इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज़ की, जो कि हमने अभी ख़त्म किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की ओर। पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी कि सरकार एज अ गवर्नमेंट, यहाँ दिख नहीं रहा बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ, गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है। हाउ कैन गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ कंट्री। ठीक है, एक कंट्री को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। दीज मतलब जो अभी हमने IMR
और लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो पढ़ी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब केरला में देखो बेटा, अगर नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है ना, ठीक है, IMR बहुत कम है, सिर्फ 6 बच्चे ही मरते हैं पूरे 1000 में, जो बर्थ लेते हैं 1000 बच्चे, एंड आपका जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत हाई है। तो ऐसे केसेस में इस कंट्री के जो बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे, एक यूथ बनेगा, वो अपनी कंट्री बोल दिया बच्चों, स्टेट की बात कर रहे हैं हम, केरला की। तो ऐसी स्टेट के जो बच्चे आगे, यूथ जो कहलाता है ना कि यूथ इज़ द पिलर ऑफ द नेशन, है ना, वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो बन जाते हैं, एक सपोर्ट बन जाते हैं कंट्री को और ज़्यादा आगे मजबूत बनाने के लिए। तो ऐसी स्टेट की डेवलपमेंटल जो लेवल होगा वो कहीं ज़्यादा होगा हरियाणा के कंपैरेटिवली। यहाँ के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों के नरिशमेंट, अपने बच्चों के खान पान को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, इग्नोरेंट नहीं हैं, उनको पता है बच्चों को वक्त पे क्या चीज़ देनी है, कौन सी डाइट देनी है, उनको एडुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है अपने करियर्स को बनाना। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमने कंपेयर करी तो हमें पता लगा कि केरला जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, वो क्या बोल रहे हैं, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, अब आपके हाथ जेब में बहुत पैसा है भाई, आप जाते हो बाहर, आप बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हो, है ना, मुझे बड़े बड़े मॉल्स में जाना है, बड़े बड़े ब्रांड्स खरीदने हैं, सब कुछ लेना है ना, कि मुझे तो भाई अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी है। सो दैट मीन्स आपको लगता है कि मनी जो है आपके पास वो आपको सब कुछ लेके दे सकता है बेटा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। क्यों बेटा? इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सॉरी। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. खाली पैसा ही इकलौता एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि भाई हम अपनी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, हमारे पास मटेरियल गुड्स हैं तो भाई ठीक है, हमारी तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। अब देखो, आपकी जेब में पैसा है, लेकिन आप रोज़ ट्रैफिक जैम में फंसते हो, रोज़ उस पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से होके गुजरते हो, रोज़ आपको मास्क लगा के ट्रैवल करना पड़ता है, तो क्या वो आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बाय कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। अब आप मार्केट जाते हो, मॉल जाते हो, आप ग्रॉसरी स्टोर्स में जाते हो, आप कितनी चीज़ें, मेडिसिन खरीदते हो, नंबर ऑफ थिंग्स यू बाय फॉर योर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, है ना, घर के कामकाज के लिए, या मेडिसिन खरीदते हो, कोई बीमार हो गया उसके लिए। अब उनमें क्या मिलावट है, कितनी अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन होता है बेटा कितनी मिलावट की गई है, ये तो नहीं ना आप फाइंड आउट कर सकते। क्या आपके पॉकेट में पैसा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि मैं जो सामान ले रहा हूँ, जो मैं खरीद रहा हूँ, वो कैसा है, वो साफ़ सुथरा है या नहीं है, उसमें मिलावट है या नहीं है मार्केट में? तो जो चीज़ है आपको वो खरीदनी है ना, जो अवेलेबल है आप उसी को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, या ऐसा कर सकते हो आप कि हाँ भाई आप ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट कर जाओ, दूर दराज ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पे आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी मिल जाए और जहाँ पे आपको साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की जाती हैं वो भी मिल जाए। ठीक है, सो मनी क्या करेगा बेटा, आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। किस चीज़ से? इन्फेक्शियस डिजीज़ से। अभी पीछे देखो कोविड हुआ है ना, कितनी बड़ी एक लहर चली कोविड में, 2020 2021 कितने लोग मरे। अब वो कोविड ने ये तो नहीं ना देखा भाई किसके पॉकेट में कितना पैसा है, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो कोविड अटैक्ड द पीपल एंड पीपल कुड नॉट प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, तो मनी जो है बच्चों वो आपको इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता अनलेस द होल कम्युनिटी टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स। यानी कि अगर हम कलेक्टिवली कुछ स्टेप्स लेते हैं तो भैया इसको लेके, ओहो मेरे स्पेलिंग्स तो अटक गए, कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली अगर हम बेटा कुछ स्टेप्स लेते हैं तब हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ एवेन्यूज़ बिल्टअप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। ठीक है, अब बात उन्होंने यहाँ पे करी है एक बिल्डिंग की। ठीक है बच्चों, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज आर रिजाइडिंग इन अ बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या होता है, चोरियाँ बहुत होती हैं,
सेफ़ नहीं है, कोई भी घुस आता है सोसाइटी में और बिल्डिंग में, है ना, मतलब उनको डर रहता है लोगों को। तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई हम अपने अपने ना इंडिविजुअल एक गार्ड्स अपॉइंट कर लेते हैं और हमें क्या है कि सेफ्टी रहेगी, ठीक है। लेकिन अब एक एक गार्ड को सैलरी देंगे तो कितना ज़्यादा, है ना, उनका इनकम जो है वो शेयर ऑफ इनकम उनके साथ उनको उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा उनका। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक बिल्डिंग या एक जो हमारी सोसाइटी है ना, उसके लिए कलेक्टिवली एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो क्या होगा ना, हम लोग सब पूल इन कर लेंगे, पूल इन करके जैसे 200-200, 300-300, 400-400 जितना भी बनेगा उसको सब पूल इन करके मिल के मंथ के एंड में सैलरी दे दिया करेंगे। तो कलेक्टिवली जो सर्विसेज है ना बेटा, दिस इज़ द बेस्ट वे। क्यों? इससे एक तो आपको जो आपकी सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड हो रही हैं और साथ के साथ आपको वो सर्विसेज कम दाम में आप कम दाम में उसको अवेल कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी गार्ड जो रहेगा ना पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, वो अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया हुआ बेटा, व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। अब भैया आप अकेले हो पढ़ने वाले, बाकी तो आपकी सोसाइटी, आपके विलेज में कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं है, क्या आप पढ़ पाओगे? क्या आप अकेले बच्चे को स्कूल में टीचर पढ़ाएगी? इतनी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग, अब आप कैसे जाते हो? आप कलेक्टिवली जाते हो ना, इकट्ठे होकर बस में जाते हो, इकट्ठे आप एक स्कूल में पढ़ते हो, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हो, इकट्ठे एक्टिविटीज़ करते हो, है ना। तो वो सब चीज़ें कैसे हो रही हैं बेटा? कलेक्टिवली हो रही हैं। आप क्यों पढ़ पा रहे हो? यू आर एक्चुअली एबल टू study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. आप स्कूल जा पा रहे हो क्योंकि बाकी लोग भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। तो भाई सरकार को क्या करना चाहिए? हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो सरकार को स्कूल ओपन करने चाहिए ताकि सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, ठीक है ना। वैसे भी कहते हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो बहुत कंपलसरी होती है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है बेटा। अब देखो, हमने पब्लिक फैसिलिटी की बात करी, हमने गवर्नमेंट का रोल प्ले किया कि गवर्नमेंट कैसे हमें हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। अब बेटा केरला का जो लो IMR है वो क्यों है बेटा? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दिए हैं, सहूलतें दिए हैं, एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। किसके लिए? हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कि भैया वहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं उस स्टेट के, उनकी सेहत ठीक रहे, वो बच्चे जो पैदा हों उनको टाइम पे वैक्सीनेशन मिले और वो बड़े होकर एक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छे स्कूल में पढ़ लिख के अपनी लाइफ में अच्छे करियर्स में ऑप्ट कर सकें, पढ़ लिख के अपने एक बेहतर इंसान बन सकें, ठीक है। तो वो अपने आप किस तरफ जा रही है? वो स्टेट डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है बच्चों। इस तरह से केरला ने अपने आप को डेवलप किया। तो अकेला एवरेज इनकम जो है वो क्राइटेरिया इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू असेस, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, बट उसके अलावा हमें हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे फैक्टर्स पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द PDS होता है बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट फंक्शंस वेरी वेल, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है बेटा? यहाँ पे सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ना बेटा वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है। वो क्या करती है बच्चों? फार्मर से ना बहुत सस्ते दाम बोलूँ मैं, या मैंने आपको MSP बताया था ना बच्चों, MSP पे ना उनकी जो अनाज होती है, जो प्रोडक्शन होती है, जो हार्वेस्ट होती है ना, वो ख़रीद लेती है, ठीक है। एक सर्टन प्राइस फिक्स किया होता है जो ऑब्वियसली फार्मर्स चाहेंगे कि अगर हमने डेवलप करना है तो वो प्राइसेस इंक्रीज़ करने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि हम भी बेटर अर्न कर सकें। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? MSP पे ना फार्मर्स से उनके अनाज खरीद लेती है और आगे ना राशन शॉप्स होती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सब्सिडाइज्ड रेट पे काम करती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो इन राशन शॉप्स को ना वो जो MSP पे ख़रीदा गया अनाज होता है ना, इनको सप्लाई कर देती है। अब जो राशन शॉप्स पे अनाज गया, जो भी मतलब चीनी गई, दालें गई, चावल गई, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को अवेल कराते हैं। वहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस लोगों का क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ना वो कम दामों पे राशन जो है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो PDS सिस्टम्स है ना, ऐसे सरकार को और ज़्यादा फंक्शनल करने चाहिए बाकी अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी,
ताकि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो एक तो अच्छा खाना खाएं और न्यूट्रिशनल खाना वो खा सकें, जिससे कि उनकी सेहत अच्छी हो। और अच्छे सेहतमंद लोग जो होते हैं ना, वो अपनी स्टेट या अपनी कंट्री के लिए बेटा एसेट का काम करते हैं, नहीं तो वो क्या बन के रह जाते हैं, एक लाइबिलिटी, एक बोझ बन के रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे को एक और एस्पेक्ट कंसिडर करना है, वो है BMI। BMI बच्चों बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब भैया बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये एक सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स और बहुत ही इजी है बच्चों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप तो बोलोगे मैम पहले भी मैथ्स था एवरेज इनकम में, है ना, अब यहाँ पे भी एक और मैथ्स आ गया, तो बच्चों बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं बेटा? अब मान लो आपकी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, हर एक बच्चे का जो वेट है ना, वो एक वेइंग मशीन से मेजर कर लोगे और किलोग्राम्स कितना आया हर एक का एक डेटा बन जाएगा वेट का। ठीक है, फिर आप हाइट फाइंड आउट करोगे। हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप एक स्केल, मेजरिंग स्केल लोगे, उससे हाइट निकालोगे। अब हाइट आपकी मेजरिंग स्केल पे सेंटीमीटर में होती है, उस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में। तो फिर BMI कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? BMI कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, वेट इन kg इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स एंड उसका स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द हाइट से वेट को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? वेट ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट इन मीटर्स। ठीक है, तो जो नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, जो भी कोई नंबर मिला, x मिला, वो नंबर आपका क्या कहलाएगा बेटा? BMI कहलाएगा। ठीक है, अब BMI में भी ना बेटा क्या होता है ना, कि आपको 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है आपकी अंडर वेट की, ठीक है, एक होता है नरिश्ड, राइट, जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, और एक होता है ओवरवेट की। ओवरवेट की तो आपको एक टर्म और भी पता होगी बच्चों, जिसको हम ओबीज बोलते हैं, है ना, साइंस में पढ़ते हैं ना। अब देखो इसमें कितनी चीज़ें आ गई, इसमें आपका इकोनॉमिक्स में मैथ्स भी आ गया और आपकी साइंस भी आ गई। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट क्रिएट्स इंटरेस्ट व्हेन यू कंटिन्यू विद ऑल दीज थिंग्स एंड दे आपके माइंड में अलग अलग चीज़ों को एक साथ क्लब करके हम एक नई चीज़ को समझ पाते हैं, जो चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर BMI किसी बच्चे का 18.5 से कम आता है, लेस देन 18.5 आता है, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? अंडरवेट कहलाता है। ठीक है, अगर 18.5 आता है तो भैया आप बिल्कुल ठीक हो, नरिश्ड हो। अगर 18.5 से ऊपर आता है, यानी कि 28 BMI आ जाता है, तो आप क्या कहलाते हो? ओबीज कहलाते हो, ओवरवेट कहलाते हो। तो बच्चों डाइटिंग करनी शुरू कर दो। जिन बच्चों का BMI 28 है, डाइटिंग तो नहीं बट हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट करो। ये बर्गर, पिज़्ज़ा और ये नूडल्स, मंचूरियन खानी जो है ना, वो धीरे धीरे कम कर दो। हेल्दी ऑप्शंस पे जाओ, फाइबर पे जाओ, फ्रूट्स पे जाओ, वेजिटेबल्स पे जाओ, हेल्दी बीन्स पे जाओ, प्रोटीन इनटेक लो। ठीक है, इस तरह से आपको एडवाइस किया जाता है, राइट। तो ठीक है बेटा, BMI क्लियर हो गया। इसको आपने ध्यान से अपने दिमाग में फॉर्मूला बिठा लेना है। वापस से समझा देती हूँ, फॉर्मूला क्या है बच्चों? वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स में क्या दिया आपको? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बच्चों ये जो डेवलपमेंट रिपोर्ट थी ना, ये किसने डेवलप करी थी? UNDP ने। तो बच्चों UNDP की फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या है। ये है यूनाइटेड नेशंस होता है सच, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी बेटा। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंसिडर किया जाता है। ये बच्चों नीचे आपको टेबल दिया हुआ है, दिस इज़ अबाउट HDI रैंक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब बेटा जो UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी ना, देखो थोड़ा सा मैं आपको पीछे वापस लेके जाना चाहूँगी। हमने केरला, हरियाणा, बिहार का कंपैरिजन किया। ठीक है, NSSO के सर्वे ने जो हमें डेटा दिया, उससे हमें ये पता लगा IMR किस में ज़्यादा है, किस में कम है। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला में है, नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा केरला में है। तो यानी कि हेल्थ एंड एडुकेशन जो इंडिकेटर्स है ना, वो हमने इस्तेमाल किए केरला एंड हरियाणा को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो बेटा
इंडिकेटर्स है ना, इनको काफ़ी देर से ना, अब काफ़ी डेकेड से यूज़ किया जा रहा है और आगे भी इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम के साथ अगर हमने बाकी क्राइटेरियाज कंबाइन कर लेते हैं अगर हम इनकम के साथ, तो वो टोटलिटी में हमें उस पर्टिकुलर स्टेट की डेवलपमेंट की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी, पब्लिश करी। क्या किया बेटा, उसने अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर किया। किस बेसिस पे? एजुकेशनल लेवल्स पे, कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। हेल्थ स्टेटस पे कंपेयर किया, यानी कि वहाँ के लोग कितने सेहतमंद हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, बीमारियाँ तो नहीं है ज़्यादा। एंड लास्टली बेटा पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम। तो बच्चों कौन से 3 कैटेगरीज के हिसाब से यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी? यूएनडीपी ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करी बच्चों एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। ठीक है, तो अगर इस HDI रैंक को देखा जाए तो बेटा श्रीलंका जो है वो सबसे ऊपर है, लेकिन एग्जाम में आपको आता है कि इंडिया का HDI रैंक कितना है, दैट इज़ 134। ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है? पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन लोग कितना कमाते हैं श्रीलंका में? 11,899। इंडिया में कितना कमाते हैं? 6,951। सो ऐसी बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में हमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आप पैदा होने से लेके किस पॉइंट ऑफ एज तक आप जिंदा रहते हो, वो आपकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है। ठीक है, तो श्रीलंका में 76.6 है, इंडिया में 67.7 है। एंड मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, यानी कि 25 साल से ऊपर जो एक इवनिंग स्कूल्स नहीं होते अडल्ट्स के लिए, वहाँ पे लोग कितने एनरोल्ड हैं? तो दैट इज़ 11.2 इन श्रीलंका एंड 6.5 इन इंडिया। ठीक है, तो बेटा ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी। किसने दी थी बच्चों? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, न्यूयॉर्क की तरफ से दी गई थी ये। तो बेटा HDI का क्या मतलब है मैंने आपको समझा दिया। दिस इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये पूरी की पूरी 193 कंट्रीज़ की जो एक असेसमेंट की गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके वो दी हुई है, उसमें से कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन करी हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहती है बेटा? इट एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी कि जब आप पैदा हुए और कितनी देर तक आप जिंदा रहे, आपने कितनी अपनी ज़िंदगी जी। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट बेटा। और ये जो पर कैपिटा इनकम है ना बच्चों, हम इसको डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं सभी कंट्रीज़ के लिए, ताकि कंपैरिजन जो है ना वो ईजी हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं। तो बेटा आपको यही सेम चीज़ें उन्होंने वापस से एक समराइज़ करके बताई हैं कि आपको श्रीलंका में, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने अभी पीछे आपको जो HDI रैंक बताया कि श्रीलंका जो है ना बेटा अब इंडिया से HDI रैंक में भी आगे है। ठीक है, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं उसमें भी आगे है, स्कूलिंग ईयर्स देखते हैं 25 अबव उसमें भी आगे है, GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम देखते हैं उसमें भी आगे है। ठीक है, अभी हमारी कंट्री जो है वो श्रीलंका से काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी अलग अलग जो हमने अभी एस्पेक्ट्स कंसिडर किए उसमें श्रीलंका हमसे आगे है। और टेबल ये भी दिखा रहा है कि भैया जो नेपाल और बांग्लादेश है ना, उनकी लो पर कैपिटा इनकम है इंडिया से, फिर भी उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होने का क्या मतलब है कि वहाँ के लोगों को हेल्थ जो है ना, वो जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं वो अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। So many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing humans to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. यानी कि उनके जो लोग हैं उनकी सेहत कैसी है, उनका वेलबींग कैसा है बच्चों, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए तो श्रीलंका हर चीज़ में आगे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आगे है। जितनी लोगों की सेहत अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा वो अर्न कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनका HDI रैंक होगा। ठीक है बच्चों, तो हेल्थ एंड एजुकेशन को इग्नोर नहीं करना। एवरेज इनकम के साथ साथ ये दोनों क्राइटेरियाज एक किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
अब इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं बच्चों, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों की डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम डेवलपमेंट करें ध्यान में रखते हुए अपने एनवायरनमेंट को, अपनी फ्यूचर नीड्स को, और हमने ये देखना है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं भाई, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट गो अप अ फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब क्या बात कर रहे हैं कि भैया बहुत एक कोई कंट्री है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम क्या सोचेंगे कि भैया आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा तरक्की करे, अगर वो इस लेवल पे बैठी थी तो अब वो इस लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखें कि डेवलप करें लेकिन अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली जनरेशन्स की नीड्स को कहते हैं ना फोरगो ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए डेवलप करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो भाई सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 1950 के बाद अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बिन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। यानी कि जो आज हम जिस तरक्की की राह पर चल रहे हैं ना बच्चों, वो जो राह है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। वो पाथ, वो रास्ता, वो प्रोग्रेस का जो हमने एक रास्ता अपना लिया है वो सस्टेनेबल नहीं रहा। समझ लेते हैं कैसे। देखो ना, अब यहाँ पे उन्होंने कितनी प्यारी बात बोली है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। भैया हमें ये विरासत में नहीं मिला अपने फोरफादर से, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये तो हमारी आने वाले जनरेशन से हमने उधार लिया हुआ है। तो भैया जब आप किसी से उधार लेते हो ना कोई चीज़, तो उसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हो कि भाई ये ख़त्म ना हो जाए, जैसी ली है मैं वैसे ही वापस करूँ। ठीक है ना, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों की लंबे समय तक हमें अपने रिसोर्सेज को संभाल के इस्तेमाल करना है और आने वाली जनरेशन्स को भी प्रोवाइड करने हैं हमने सभी रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहला एग्जांपल बेटा यहाँ पे ग्राउंड वाटर का दिया गया। क्या बताते हैं, रीसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the 20 years. जो ग्राउंड लेवल बेटा, अगर ये आपका अंडरग्राउंड लेवल है ना, धरती के नीचे वाला, तो अगर पानी इस लेवल पे हुआ करता था ना आज से 50-60 साल पहले, आज पानी का लेवल ना यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, 4 मीटर्स ड्रॉप कर चुका है। 300 डिस्ट्रिक्ट्स ने तो ये रिपोर्ट डिक्लेयर भी कर दी कि 20 ईयर्स में हमने इतना डिक्लाइन देखा है, 4 मीटर नीचे चला गया। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. हमारे को ग्राउंड वाटर रिजर्व ही सभी के घरों में बेटा, वो क्या बोलते हैं ना उसको, वो जो टुल्लू पंप्स लगे होते हैं, मोटर्स लगी होती हैं हैवी वोल्टेज वाली, खूब पानी खींचती हैं और हमें लगता है कि भैया ठीक है पानी आ रहा है तो आने दो, नलका खुला है, काम हो रहा है तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पानी तो है हमारे पास। लेकिन हम आने वाले जनरेशन्स के बारे में नहीं ना सोचते, हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. क्या होगा कि 60% of the country would be doing the same. अगर इस तरीके से हम रिसोर्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आने वाले 25 सालों में बेटा 60% कंट्री इसी तरह पानी का इस्तेमाल करती जाएगी। तो क्या होगा, पानी जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट करेगा। अब बेटा पानी को कंप्लीट करने के लिए तो हमें क्या चाहिए ना, आप तो बोलोगे मैम वाटर साइकिल है ना भी, वो तो पानी को कर देगा, अपने आप रिप्लेनिश हो जाएगा ग्राउंड वाटर। पर बेटा वाटर साइकिल रिप्लेनिश कैसे होगा ना, इतनी जगह तो हमने जंगल काट दिए हैं। ठीक है, सब जगह कंक्रीट जंगल्स बना दिए, यानी कि बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। ठीक है, तो जब जंगल ख़त्म हो गए हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो गई है, तो भैया वाटर साइकिल को भी तो टाइम लगेगा ना। बारिशें भी तो देखो ना अपने साइकिल से नहीं आती हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं नेचर में, जिससे कि ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स। अब जहाँ पे खेती बाड़ी फार्मिंग ज़्यादा होती है बेटा, पंजाब एंड यूपी, वेस्टर्न यूपी की बात करें, वहाँ पे तो ग्राउंड वाटर और भी ज़्यादा डिप्लीट कर चुका है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज़ में कम हो चुका है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में कम हो चुका है, कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे कम हो गया है। एंड सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपसे बात करी, रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फ्लैट्स खड़े कर रहे हैं, हम लोग मॉल्स बना रहे हैं,
बिल्कुल ग्रीनरी, पार्क्स, फॉरेस्ट सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है बेटा, वाटर साइकिल इफेक्ट हो रहा है। वाटर साइकिल के इफेक्ट होने से हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये तो वैसे तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऐसे तो ये रिसोर्स जो है वो सदियों तक ज़िंदा रहेगा, सदियों तक रिवाइव होता रहेगा, अपने आप बनता रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो हमारा रिसोर्स है बेटा, ये भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, आने वाली जनरेशन्स को ये रिसोर्स हो सकता है बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, अब बेटा आगे उन्होंने क्या बताया कि ग्राउंड वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, ये रिसोर्स तो रिप्लेनिश हो जाता है नेचर से। ठीक है, क्रॉप्स एंड प्लांट्स लगाते हैं तो भैया क्या होता है ना कि क्रॉप्स एंड प्लांट्स ग्रो करेंगी तो वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर यूज़ भी करेंगी, हम पानी डालेंगे भी, हम इरीगेशन भी करेंगे, बारिशें भी आएंगी और ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या है बेटा, हाउ एवर even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. अब भैया अब अवेलेबल कितना है और हम इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, ये तो इस पर डिपेंड करता है। अभी अवेलेबल रिप्लेनिश तो हो नहीं रहा, लेकिन हम लगे हुए हैं इस्तेमाल करने, हम तो यूज़ कर ही जाएंगे। भले ही वो रिप्लेनिश बारिश से हो, भले ही बारिशें कम हो, भले ही हमारा ग्राउंड वाटर लेवल और ड्रॉप डाउन कर जाए, हमें क्या है, हम तो अपनी सेल्फिश नीड्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, हम तो इस्तेमाल करते जाएंगे। तो अगर बच्चों इस तरह से हम अपनी सेल्फिश नीड्स को इग्नोर नहीं करेंगे, अगर हम सेल्फलेस बनेंगे, तभी हम जाकर अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है बच्चा, यूज़ हमने उतना ही करना है जितनी ज़रूरत है। ठीक है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हो ना, हाउ टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, कि भाई टैप मत खोलो जब आप ब्रश कर रहे हो, आप शॉवर से मत नहाओ, ठीक है, बकेट एंड मग लो, आप पाइप से अपनी गाड़ी वॉश मत करो। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ चलें। ठीक है, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं बेटा, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज़। पेट्रोलियम है आपका, कोल है, ठीक है, उसका जो स्टॉक है ना बच्चों, वो हमारे पास फिक्स स्टॉक है अर्थ पे, वो एक बार ही ख़त्म हो गया तो वो रिप्लेनिश होने में सदियां निकल जाएंगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर एंड न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक। लेकिन क्या होगा बच्चों, न्यू रिसोर्सेज अगर हम डिस्कवर करेंगे वो इस स्टॉक में तो ऐड होते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते रहेंगे ओवर द टाइम ये सारे क्या होते जाएंगे, एग्जॉस्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब बेटा क्रूड ऑयल उन्होंने आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, जो कि अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, अब इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमने क्या करना है, बहुत बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल अननोइंगली कर रहे हैं, यानी कि हमें पता है कि ये रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है ना बच्चों, वो हम धड़ाधड़ कर ही जा रहे हैं। अब देखो बेटा, ये जो डेटा आपको दिया है ना, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बताया है कि 836,000 मिलियन बैरल्स के रिजर्व्स हैं। 2017 के डेटा हमें ये बताता है। और वो कितने साल रिजर्व करेगा, ये वाला रिजर्व कितने साल लास्ट करेगा बच्चों, ये 70 ईयर्स। यूएस में ये कितने 1000 मिलियन बैरल्स, ये है 69। ठीक है, और ये कितने साल लास्ट करेगा, 10.5। पूरी दुनिया में बात करें तो 1732,000 मिलियन बैरल्स के क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, विच आर गोइंग टू लास्ट फॉर 47 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो डेटा ये हमें बता रहा है कि कितना कितना क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ मौजूद है और कितने कितने साल वो लास्ट करेगा। अब भैया क्या होता है ना कि जो रिजर्व्स है ना, ये बताते हैं कि दे कैन लास्ट फॉर ओनली 50 ईयर्स या कुछ और साल। ठीक है, दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, यानी कि 47-50 ईयर्स के करीब करीब ये पूरी दुनिया के लिए ये रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, क्रूड ऑयल। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ की ना सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी इंडिया के तो देखो क्रूड ऑयल है ही नहीं, उसके पास तो धरती से क्रूड ऑयल निकालने का कोई रिसोर्सेज ही नहीं है उसके पास, तो वो तो डिपेंड करता है ना, वो तो इम्पोर्ट करवाता है। ठीक है ना, अपने खुद के तो स्टॉक्स हैं नहीं। और जब प्राइसेस बढ़ते हैं ऑयल के तो सबके लिए बर्डन हो जाता है। भाई प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, हम तो गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि सरकार ने, देखो जी फिर से गवर्नमेंट ने ना पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, पर हम ये नहीं देखते कि हम उस रिसोर्स को कितनी ज़्यादा सेल्फिशली यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है ना, तो फिर वो हमारी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, एक कॉमन मैन के लिए बच्चों वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो कंट्रीज़ है ना बेटा यूएस, इनके पास भी रिजर्व्स बहुत कम है, आपने देखा ना ऊपर डेटा के अंदर। तो ये क्या करती है ना, ये अपना ना दबदबा चलाती हैं, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली बड़ी पावरफुल है ये कंट्री, है ना, तो ये उस दबदबे से ना बाकी कंट्री से जो है ना ये रिसोर्सेज ले लेती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें बेटा क्या देखना है कि ग्राउंड वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ओवर यूज़ हो रहा है, और दूसरा क्रूड ऑयल जो है वो भी हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना है। तो भैया हमें कौन से प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने हैं, हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने हैं, और हमें सस्टेनेबल अप्रोच रखनी है टूवर्ड्स डेवलपमेंट। अगर हम ये दोनों प्रैक्टिसेस अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे तो डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को इनफ रिसोर्सेज बच्चों अवेल करा सकें, उनको भी उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की जो एक नीड है वो उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज ये आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर बच्चों डेवलपमेंट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।